आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंड AS 16 पे, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत ही बढ़िया और अच्छा इंड AS। सबसे पहले एज पर इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है। देखिए, अगर देसी भाषा में बोलूं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो कुछ भी नहीं है बट इट्स बेसिकली द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, लेकिन इंड AS 16 ने जो उसे टेक्निकली डिफाइन किया है वो क्या किया है कि सबसे पहले ये टेंजिबल आइटम्स होंगी, मतलब जो उनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल आइटम्स के लिए हमारे पास एक डिफरेंट इंड AS है, दैट इज इंड AS 38, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई या प्रोडक्शन में आप उसे यूज करेंगे। फिक्स्ड एसेट को आप यूज इसलिए करते हैं फॉर रेंटल टू अदर्स, या हो सकता है कि आपने फिक्स्ड एसेट इसलिए परचेज किया हो, उस टेंजिबल आइटम को इसलिए परचेज किया हो कि आप दूसरों को रेंट पे देना चाहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, लाइक ऑफिस के अंदर आपने एयर कंडीशनर लगवा रखा है, टेबल है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो जाती है। मेन चीज, एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड, मतलब एक रिपोर्टिंग पीरियड से ज़्यादा में आप उसे यूज़ करेंगे, एक साल से ज़्यादा की जनरली उसकी लाइफ होगी। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस जो है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम करेंगे इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वहाँ इसका आपको यूज़ देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बियरर प्लांट की। देखिए, बियरर प्लांट मैं पहले आपको देसी भाषा में समझा दूँ। देखो, जो ऐसे पेड़ होते हैं जो कि बेसिकली आपको एक से ज्यादा बार फायदा देते हैं, जैसे मैंगो ट्री हो गया। अब मैंगो ट्री क्या होता है, एक बार आपने लगाया, उसमें हर सीजन में आम लगते हैं, और मैंगो ट्री जो होता है उसकी लाइफ होती है बहुत लंबे समय की, मतलब 100 साल तक मैंगो ट्री जो है वो चल जाते हैं आपके। तो वहां पर आपने एक ट्री लगाया जिससे हर साल आपको आम मिलेंगे, जिसको आप मार्केट में बेच पाएंगे, ये सुनो। तो ऐसे प्लांट्स को बोला जाता है बियरर प्लांट। उसकी जगह अगर आप देखो, गेहूं हो गया। अब गेहूं के प्रोडक्शन में क्या होता है, आपने गेहूं के बीज लगाए, उसको प्रोड्यूस किया, फिर आप उसे काटोगे, फिर अगले साल आपको दोबारा से प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन आम के केस में, और ऐसे काफ़ी फ्रूट्स हैं जिसके केस में ऐसा नहीं होता, आप सिर्फ एक बार जो है ट्री लगा देते हैं और फिर आपको नंबर ऑफ ईयर्स तक बेनिफिट मिलता है। ऐसी कॉफ़ी में भी होता है, 3 साल तक आपको उससे कॉफ़ी मिलती है, 3 से 4 साल तक। तो ऐसे प्लांट्स को जो मल्टीपल टाइम्स आपको आउटपुट देते हैं, जो कि मार्केट में सेल किए जा सकते हैं, उनको आप बियरर प्लांट कहते हैं। देखिए, इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड। ये बात से आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड एंड हैज अ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। इसको आप एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बेचते, रादर देन उससे जो आउटपुट मिलता है उसको आप एज ए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है बेचते हैं। ठीक है, इस पेड़ को आप नहीं बेचने वाले, रादर देन इस पेड़ पे जो आम लगेगा, ठीक है, उसको आप बेचने वाले हैं। समझ में आ गया बियरर प्लांट क्या है। ये डेफिनेशंस आपको अच्छे से दिमाग में बैठी होनी चाहिए। एग्जामिनेशन लिखते हुए ये डेफिनेशंस आपको कोट करनी पड़ती है। समझ में आई बात। इसके बाद आता है रिकॉग्निशन ऑफ PPE। देखिए, PPE की जो कॉस्ट है उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन असेट सिर्फ तभी इफ इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी रिलायबली मेजर्ड। अगर आप देखें तो सेम एज इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, वही चीज यहाँ पर है कि PPE की कॉस्ट को भी तभी रिकॉग्नाइज करना है जब आपको ये पता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी बात आएगी इस क्वेश्चन की कि PPE से हम माने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करें या ना करें, तो आपको ये चीज़ उसमें कोट करनी पड़ेगी और यही 2 फैक्टर्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे हमारी केस स्टडी आंसर होगी। नेक्स्ट है स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। अब जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, स्टैंड बाय इक्विपमेंट जैसे इन्वर्टर हो गया, सर्विसिंग इक्विपमेंट हो गए, तो क्या इसको एज ए PPE हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सी चीज़ है, अगर वो इंड AS 16 के हिसाब से PPE की डेफिनेशन के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। PPE की डेफिनेशन क्या है? टेंजिबल होना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस में होना चाहिए, रेंटल टू अदर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर इस डेफिनेशन में आ रहे हैं तो आप उसको एज PPE की तरह रिकॉग्नाइज कर लो, अदरवाइज आप उसे एज इन्वेंट्रीज जो है वो ट्रीट करेंगे। इसके ऊपर भी आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देयर आफ्टर जो इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स होती हैं, देखिए हर बिजनेस में कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जो बहुत सारी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो माइक्स होते हैं, ठीक है,
या हेडफोन्स होते हैं, ये बहुत सारे पड़े होते हैं और एक बड़ी इनसिग्निफिकेंट सी वैल्यू भी होती है। तो ऐसी हर किसी बिजनेस में मोल्ड्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, डाइज हो सकते हैं, तो इनको हम एग्रीगेट बेसिस पे जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इनको हर किसी को इंडिविजुअली दिखाने की जरूरत नहीं होती। हमने लिख दिया टोटल 10 मोल्ड्स और उसकी वैल्यू जो है कि कितने का वो टोटल बनता है, ठीक है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि डायरेक्टली आए, ये इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने कोई असेट इंस्टॉल किया और वो एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से किया कि कुछ लॉ है, आपको वो असेट को अपने ऑफिस में या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे लगाना पड़ेगा ताकि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जा सके। इन सच केस इकोनॉमिक बेनिफिट्स may not flow directly to the entity, but it may be necessary to install such assets to operate in a specific region or produce goods. तो वहां पर आप उसको जो है एक पीपीई मानेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो दे रहा है। दो डायरेक्टली नहीं दे रहा, डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उस इक्विपमेंट को नहीं लगा पाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में, उस रीजन में अपनी फैक्ट्री नहीं चला पाएंगे बिकॉज ऑफ लॉ या बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। तो उस केस के अंदर आप उसे अपना पीपीई रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप पहले फटाफट ये देखिए, बाकी बातें नेक्स्ट स्लाइड में। रिकॉग्निशन ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट, मतलब आपने पीपीई को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट कॉस्ट आती है उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है, जिसको आप डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे। कुछ इसमें नया नहीं है। रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कोई पार्ट रिप्लेस किया है तो उस केस में आपको क्या करना है, जो न्यू पार्ट आप ला रहे हो उसकी कॉस्ट तो आप एज ए पीपीई रिकॉग्नाइज करोगे। देखिए एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी अनलेस क्वेश्चन पेपर के अंदर ही शॉर्ट फॉर्म यूज ना कर रखी हो, ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा लिख के आएंगे। और जो ओल्ड पार्ट है जिसको आपने रिप्लेस किया है उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, मतलब उसे हटा देंगे और जो भी उस पर गेन और लॉस बनता है उसको आप रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉल्स, इसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें क्या है, अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करी, पीपीई परचेज करा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एंड उसमें एक समय के बाद आपको मेजर इंस्पेक्शन या ओवरऑलिंग करवानी पड़ती है, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप अमाउंट को एस्टिमेट करके चलेंगे और उसको डेप्रिशिएट करके चलेंगे सेपरेटली। इस पे भी मैं एक एग्जांपल भी लूंगा। एस्टिमेट द अमाउंट दैट में इन्वॉल्व इन इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग एंड डेप्रिशिएटेड सेपरेटली फ्रॉम द बिगिनिंग। उसे आप डे 1 में ही, जैसे आपने कोई 20 लाख का सेट लिया और हर 5 साल बाद उस पर 3 लाख रुपए आपको इनकर करने पड़ेंगे, तो इस 20 लाख के पीपीई को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऐसे दिखाएंगे 17 लाख एक और 3 लाख एक, ठीक है। इसको तो आप 3 लाख रुपए को ओवर द 5 ईयर्स डेप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपए आपको आज से 5 साल बाद इनकर करने हैं ऑन द ओवरहॉलिंग और इंस्पेक्शन व्हाटसोएवर, तो उसकी लाइफ 5 साल ही मानी जाएगी। बाकी जो है ओवर द यूजफुल लाइफ आप डेप्रिशिएट करेंगे। अभी एक न्यूमेरिकल से समझते हैं इसे। एट द टाइम ऑफ इवेंट एट द एक्चुअल अमाउंट इन्वॉल्व इन इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। अब ये क्या है, एक मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से रिलैक्स होकर देखना है आपने। एक शिपिंग कंपनी है, इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू ब्रिंग ऑल द शिप्स इनटू ड्राई डॉक एवरी 5 ईयर्स फॉर अ मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग। हर 5 साल में आपको जो शिप्स हैं उस कंपनी को लेके आने होते हैं डॉक में, और वहां पर उसकी इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग होती है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर माइट एट फर्स्ट साइट सीम टू बी अ रिपेयर टू द शिप्स, बट इट इज एक्चुअली अ कॉस्ट इनकर्ड इन गेटिंग द शिप बैक इनटू द सी वर्थी कंडीशन। ऐसा लग सकता है कि ये रिपेयरिंग की कॉस्ट है, लेकिन एक्चुअली में वो कॉस्ट आपको इनकर करनी ही पड़ेगी अगर आपको उसे दोबारा लेके जाना है। एज सच द कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। अ शिप विच कॉस्ट 20 million with a 20-year life must have major overhauling every 5 years। ठीक है, एक शिप है जो कि 20 मिलियन का है और एज सच उसकी लाइफ जो है वो कितनी है, 20 ईयर्स, लेकिन हर 5 साल बाद आपको उसकी ओवरहॉलिंग करवानी पड़ेगी। और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग हमने बिगनिंग में एस्टिमेट करी 5 मिलियन। तो अब इस 20 मिलियन को 2 कैटेगरी में बांट देंगे, एक 15 मिलियन और एक 5 मिलियन। और ये जो 5 मिलियन है जो कि ओवरऑलिंग कॉस्ट है, इसे आप 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे और इस 15 मिलियन को आप 20 ईयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। द डेप्रिसिएशन चार्ज टू द फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द एसेट्स विल बी एज फॉलो। देखिए ओवरऑल कंपोनेंट कितना है, 5,
और शिप अदर कंपोनेंट कितना हो गया 15, टोटल 20 हो गया। ठीक है, अब इसको आप 5 सालों में डेप्रिशिएट करेंगे और इसको 20 सालों में, तो हर साल का डेप्रिसिएशन इसका 1 आ जाएगा, इसका 0.75। समझ में आई बात? तो अगर कोई मेजर इंस्पेक्शन ओवरहॉलिंग होनी है और हमें पहले से पता है तो हम अमाउंट को एस्टिमेट करेंगे और कंपोनेंट बेसिस पे उसको अलग अलग कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स कितना होगा 1 और 0.75 और इन 5 साल का 8.75 एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शिप एट द एंड ऑफ 5 ईयर विल बी दिस। समझ में आई बात? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। श्योर, चलिए आगे देखते हैं। Assume that the actual overhauling cost incurred at the end of 5 years is 6 million. At the end आपने जो उसकी कॉस्ट इनकर करी वो कितनी इनकर करी 6 मिलियन। तो अब क्या होगा 6 मिलियन की कॉस्ट आई है, इसको अब आप ऐड करेंगे। दिस अमाउंट विल बी नाउ कैपिटलाइज इनटू द कॉस्ट ऑफ द शिप। तो अब 11.25 बची थी और 6 उसमें और ऐड हो गई। अब ये 6 जो है आप 5 सालों में डेप्रिशिएट करेंगे। क्यों भाई? देखो आप इस चीज को समझो। फर्स्ट ओवरऑलिंग हुई 5 ईयर्स, फिर होगी कब 10 ईयर पे एंड सो ऑन। यस और नो? यहां पर जीरो में जब आप थे आपने 20 मिलियन का शिप खरीदा, आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि फर्स्ट ओवरहॉलिंग तो यहां हुई, तो डेप्रिसिएशन ओवरहॉलिंग पे तो इसके बाद ही होना चाहिए, यहां क्यों चार्ज किया पहले 5 साल में? क्योंकि जब आप न्यू शिप लेके आए तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि न्यू शिप के अंदर कुछ ना कुछ 20 मिलियन का वो है, तो उसके अंदर वो कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसलिए हमने 5 सालों में उसे एस्टिमेट बेसिस पे लेके डेप्रिशिएट किया। 5 साल बाद हमें पता लगा कि यहाँ पे 6 मिलियन की कॉस्ट आई है, तो आपने उसको अलग से रिकॉग्नाइज किया, उसे 5 सालों में डेप्रिशिएट करेंगे 1.2 और इसको 15 सालों में 0.75। ठीक है, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 1.95 मिलियन। तो 6 to 10 ईयर्स इतना अमाउंट आप डेप्रिसिएशन का चार्ज करेंगे। ऐसे ही फिर 11th ईयर में जो अमाउंट आएगा उसको आप ऐड कर देंगे, फिर उसे 5 सालों में डिवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन निकालेंगे और ये प्रोसेस इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो मेन बात देखिए, आपने एस्टिमेट द अमाउंट दैट में इन्वॉल्व इन इंस्पेक्शन और ओवरऑलिंग एंड डेप्रिशिएटेड सेपरेटली फ्रॉम द बिगिनिंग। ये चीज तो समझ में आ गई आपको? ठीक है, चाहे वो इनकर बाद में होना है, आपने एस्टिमेट जरूर कर देना उस पीरियड के लिए। और एट द एंड ऑफ द इवेंट एट द एक्चुअल कॉस्ट इन्वॉल्व इन इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। और आपने क्या किया, उसके बाद 5 साल में जो भी एक्चुअल अमाउंट आया था उसको आपने ऐड किया 6 का और अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन निकाला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, इसे बड़े ध्यान से देखिए। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है, ये चीजें हम बहुत मल्टीपल लेवल्स पे देख चुके हैं कि जो भी परचेज प्राइस है इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल मतलब या तो जिसका रिफंड नहीं मिलेगा या ऐसे टैक्सेस जिसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उसको आप ऐड कर सकते हैं। उसमें ऐड करेंगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे अगर कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ पीपीई, कोई भी आपने वेजेस पे करी, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट हो गया, इनिशियल डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गई, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, तो ये सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग। अगर जो आप मशीन लगवा रहे हैं बाद में आपको उसको डिसमेंटल करवाना पड़ेगा या साइट को नॉर्मल करने के कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, तो आप उसकी कॉस्ट को एस्टिमेट करके चलते हैं और उसको पीपीई की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। क्या नहीं आएगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्या आएगा। कॉस्ट इनकर्ड इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो एक प्रमोशनल कॉस्ट होती है, वो पीपीई में नहीं आती। न्यू फैसिलिटी ओपन करने की कॉस्ट नहीं आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड्स नहीं आएंगे। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ये सब पीपीई की कॉस्ट में नहीं आएगा, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट एंड बियरर प्लांट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने खुद अपना असेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट किया है, असेट, देखिए वैसे असेट वर्ड आप ना ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। जानबूझ के यहाँ असेट वर्ड लिखा है आपको बताने के लिए कि इस वर्ड को यूज ना करें। आप एग्जाम में हर जगह असेट की जगह प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही यूज करें और इसकी भी शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करें अनलेस क्वेश्चन पेपर में ही यूज ना कर रखी हो। तो
क्या आएगा अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई पीपीई कंस्ट्रक्ट किया है, तो इंक्लूड्स ऑल कॉस्ट इनकर्ड दैट आर नेसेसरी टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ये लाइन जो है ना, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से, क्योंकि अब ये बहुत जगह यूज होगी और कोई भी केस स्टडी आंसर करने के लिए ये लाइन आपके दिमाग में होनी चाहिए। जितनी भी कॉस्ट इनकर करी है, किस लिए, मैं इसको एकदम हाईलाइटर से लेता हूं, नेसेसरी टू बी कैपेबल of operating in the manner intended by management। मतलब ऐसे जितने भी खर्चे हैं जो कि करने जरूरी है, नेसेसरी टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर, उस ताकि हम उसे ऑपरेट कर सकें उस मैनर में जिस मैनर में मैनेजमेंट चाहती है। अब एक सिंपल सी लाइन लिख के छोड़ दी, लेकिन इसके इतने मायने हैं जो आगे हम केस स्टडीज में देखेंगे। लेकिन ये लाइन आपको एज इट इज याद करनी है, एक भी अक्षर इधर का उधर नहीं करना, क्योंकि केस स्टडी का आंसर लिखते हुए इस लाइन का होना बहुत जरूरी है। सिंपल सा फंडामेंटल इतना है कि जितने ऐसे खर्चे हैं जो कि जरूरी हैं करने, किस लिए, ताकि फिक्स्ड असेट का यूज, पीपीई का यूज उस तरीके से किया जा सके जिस तरीके से मैनेजमेंट चाहती है, वो सारे के सारे इंक्लूड होंगे और एक्सक्लूड इंटरनल प्रॉफिट्स एंड एबनॉर्मल अमाउंट। कोई भी इंटरनल प्रॉफिट अगर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट है उसमें इंक्लूड है, एबनॉर्मल अमाउंट है तो उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट हम इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट के हिसाब से कंसिडर करेंगे, जिसके अंदर बेसिकली आप इतना समझिए, ये बताया गया है कि जब तक असेट अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाता तब तक की बोरोइंग कॉस्ट जो है आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसके बाद की जो है कैपिटलाइज नहीं होती, वो P&L में जाती है। ये इंड AS 23 में हम देखेंगे, वहां पर वर्ड अवेलेबल फॉर यूज है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूवल एंड साइट रिस्टोरेशन। तो इनिशियल या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज एस्टिमेट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई। मतलब जब आपने पीपीई को परचेज किया उसी समय अगर आपने एस्टिमेट कर लिया, या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज भी एस्टिमेट कर लिया, तो आप उसे पीपीई में ऐड कर देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनिशियल तो है ही, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूज भी अगर आप उसे एस्टिमेट कर पाए ना, तो भी आप उसे पीपीई की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। लेकिन अगर इनकर्ड एट द एंड हुई तो उसको फिर इंड AS 37 प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट असेट के हिसाब से कंसिडर करना है। उसके अंदर आप पीपी की कॉस्ट में ऐड नहीं कर पाएंगे, पीपीई सीजेस टू एग्जिस्ट। देखिए मेनली होता क्या है, सपोज आपने एस्टिमेट किया था शुरुआत में 1 लाख रुपए लगेंगे डिसमेंटल करने में, बट एंड में पता लगा जी 3 लाख रुपए लग गए, तो 1 लाख तो ठीक है, लेकिन अब ये जो 3 लाख लग गए, 2 लाख रुपए डिफरेंस आ गया ना, तो ये जो डिफरेंस अमाउंट आ गया इसका आप क्या करें, क्योंकि हमने तो उस समय 1 लाख एस्टिमेट किया था, एंड में 3 लाख रुपए लग गए, तो ओवर एंड अबव जो एस्टिमेट अमाउंट लगता है एट द एंड, उसको आप क्या करते हैं, इंड AS 37 के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इंड AS 37 जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मेन चीज इसके अंदर नोट्स बड़े ध्यान से देखना, अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन इंसिडेंटल ऑपरेशंस। इंसिडेंटल ऑपरेशंस मतलब जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट आपकी चल रही है, फॉर द टाइम बिंग वहां पे आपने पार्किंग फैसिलिटी दे दी, ठीक है, वहां पे गाड़ियां खड़ी हो रही हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, तो उससे जो भी इनकम आ रही है वो एक इंसिडेंटल ऑपरेशन हो गया। तो अमाउंट जितना भी इन्वॉल्व है इंसिडेंटल ऑपरेशन ऑफ पीपीई टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस, उसको आप प्रॉफिट और लॉस में रिकॉग्नाइज करेंगे, ना कि आप उसको पीपीई की कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सच अमाउंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज कॉस्ट if it is necessary for PPE to be capable of operating in the manner intended by management। ये क्या लाइन लिख दी सर, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि necessary for PPE to be capable of operating in the manner intended by management। आप एक बात बताओ, अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे एक एरिया पार्किंग के लिए दे दिया और उससे टाइम बिंग 1-1.5 साल के लिए कुछ इनकम आ गई, तो क्या उसको पार्किंग में देना जरूरी था? आप उस साइट को जिस तरीके से यूज करना चाह रहे थे उसके लिए क्या उसे पार्किंग पे ऐसे फॉर द टाइम पीरियड लेट आउट करना जरूरी था, वो इनकम कमानी जरूरी थी? द आंसर इज नो। भाई वो तो आपने खाली पड़ा था, स्पेयर पड़ा था, दे दिया कि कुछ इनकम आ गई, बट इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट कि वो उस तरीके से होना चाहिए, तभी हम पीपीई को जो है अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। क्या ऐसा है था? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे, पॉज करके दोबारा देखिए इस चीज को।
मेन पॉइंट ये है कि सिर्फ वही खर्चे लिए जाते हैं विच आर नेसेसरी फॉर द पीपीई टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अगर इनकम हुई है फ्रॉम द यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट एज पार्किंग फैसिलिटी, ठीक है, अच्छी बात है, आप उसे लेकिन कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इट वॉज नॉट द मेन इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, वो सिर्फ स्पेयर पड़ा हुआ था, इसलिए आपने उसको लेट आउट कर दिया। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? श्योर। तो इंसिडेंटल ऑपरेशन से जो भी इनकम होगी वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, कॉस्ट में एडजस्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दैट इज द रीजनिंग विच हैज बीन प्रोवाइडेड हियर। ओके, कॉस्ट ऑफ पीपीई सीज टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज होना कब बंद हो जाएगी? देखो यहां पर भी वही चीज है, व्हेन द आइटम इज इन लोकेशन और कंडीशन, जब वो पीपीई की आइटम, देखो इसमें भी एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी आपको वर्ड असेट लिखना है ना, तो आप उसकी जगह लिखो आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मेरी बात समझो, इससे बहुत फर्क पड़ता है एग्जाम के अंदर। यही हो जाता है कि एक प्रोफेशनल लैंग्वेज आपने यूज करी है, बस और कुछ नहीं। आप असेट वर्ड अब भूल जाओ, आप लिखोगे आइटम ऑफ पीपीई, और पीपीई भी फुल लिखना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कॉस्ट ऑफ पीपीई सीज टू बी कैपिटलाइज जब वो उस लोकेशन या कंडीशन में आ जाए विच इज नेसेसरी फॉर पीपीई टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट को उसको जिस तरीके से यूज करना था वो उस कंडीशन में आ गई, उसके बाद आप जो है अपना कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। मेन चीज ये है, देखो मैंने आपको क्या बोला था, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, नेसेसरी बी टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। इंड 16 का क्वेश्चन आएगा, ये लाइन लिख के आनी ही आनी है, अंडरलाइन करके आना है, उसको एग्जामिनर को दिखा के आना कि भैया हमें पता है इस लाइन का मतलब क्या है। ये चीज ध्यान रखने, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मेन चीज ही है, ये सारा क्राइटेरिया यही है। यहां तक की सारी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी, इसकी बियॉन्ड कैपिटलाइज नहीं करनी। यहीं तक के कोई भी कॉस्ट आप पीपीई में लेंगे या नहीं लेंगे वो डिपेंड करेगा कि बेसिकली जो मैनेजमेंट की इंटेंशन थी वो उस क्राइटेरिया में आ रही है या नहीं आ रही। समझ में आई बात? अब देखिए एग्जांपल है एक हमारे सामने, Moon Limited incurs the following cost in relation to the construction of a new factory and the introduction of its product to the local market. The below table illustrate which of the item of cost can be capitalized. देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ पे आपने इनकर करी है कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जिसमें 10,000 रुपये है ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल स्ट्राइक के। ओके, टेस्टिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस, consultancy fees for installation, reallocation of staff to new factory, general overhead, estimate cost of dismantle at present value। अब देखो ये सारी कॉस्ट आपने इनकर करी, लेकिन इसमें कौन कौन सी लेनी है एज पर इंड 16? साइट प्रिपरेशन कॉस्ट लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल लेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लेंगे, लेकिन 10,000 रुपये है इंडस्ट्रियल स्ट्राइक की, वो नहीं लेनी। तो अकॉर्डिंगली आपने 10,000 माइनस किया, 1150 लिया। टेस्ट ऑफ वेरियस प्रोसेस लेंगे, कंसल्टेंसी फी इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट की है लेंगे, रीएलोकेशन ऑफ स्टाफ टू न्यू फैक्ट्री इसको नहीं लिया जाएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक्सक्लूडिंग की कैटेगरी के अंदर कि इसको हम नहीं लेते हैं। इसके बाद आपका एस्टिमेट कॉस्ट टू डिसमेंटल एट प्रेजेंट वैल्यू इसको लिया जाएगा, जनरल ओवरहेड्स नहीं ले जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली आप 4,000 रुपीज जो है उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन आ सकता है, इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट बियॉन्ड द नॉर्मल क्रेडिट टर्म। एक नॉर्मल क्रेडिट टर्म होता है 3 महीने 6 महीने का, वो बात अलग है, लेकिन इससे बियॉन्ड डेफर्ड पेमेंट है तो फिर आप प्रेजेंट वैल्यू पे उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। कॉस्ट ऑफ पीपीई टू बी रिकॉग्नाइज एट द कैश प्राइस इक्विवेलेंट टू द रिकॉग्निशन डेट। मतलब सपोज देखिए कैश प्राइस क्या होता है कि अगर आप अभी डाउन पेमेंट करते तो आपको असेट कितने का पड़ता, सपोज वो आपको पड़ता 10 लाख का, लेकिन आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवा ली, या सपोज आपने उसका क्रेडिट ले लिया कि आप उसकी पेमेंट 2 साल बाद करेंगे, तो आपको अब उसको अमाउंट जो है आपके लिए पेबल हो गया सपोज 11 लाख रुपए। ठीक है, तो इस केस के अंदर 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट का है, तो उसको ओवर द पीरियड आप रिकॉग्नाइज करेंगे। एकदम हायर परचेज की तरह है जो आप ऑलरेडी अपना इनिशियल लेवल पे देख के भी आते हैं, हायर परचेज का एक चैप्टर, तो उसी तरीके से ये है द डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड टोटल पेमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द पीरियड ऑफ क्रेडिट। एक एग्जांपल से समझते हैं, 1 अप्रैल को एक आइटम है पीपीई की ऑफर्ड फॉर सेल एट दिस विद द पेमेंट ऑफ टर्म बीइंग 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देनी है over a 2-year period. Payment are made on 1st April this and this. Okay. Implicit rate of interest है। तो आपने एक 10 मिलियन का असेट लिया जिसकी पहली पेमेंट तो ऑन द स्पॉट करनी है,
ठीक है, और बाकी जो है 1 साल बाद, और फिर 1 साल बाद आपको उसकी जो पेमेंट है वो करनी है। ठीक है, शो हाउ प्रॉपर्टी विल बी रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद इंडिया 16 एंड ऑल्सो पास द जर्नल एंट्रीज। अब बड़े ध्यान से एक एक चीज समझिए, कुछ भी इसमें नया नहीं है। आपके सामने इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 5.36। मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आपको डिस्काउंटिंग की बातें बहुत अच्छे से आती हैं, ये ज्यूम करके चल रहा हूं मैं कि डिस्काउंटिंग वाली बातों में आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पेमेंट करी आपने 33,33,33,333। ये पेमेंट आपने कब करी? इन द बिगनिंग। तो इसका पीवी फैक्टर हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। यस और नो? इसका पीवी फैक्टर 1 लेंगे। अब अगली पेमेंट जो है आपने कब करी? अगली पेमेंट आप करेंगे आफ्टर 1 ईयर। 1 साल बाद आप पेमेंट करेंगे। कितनी करेंगे? इतनी। अब 1 साल बाद आप पेमेंट करेंगे तो पीवी फैक्टर निकालेंगे 5.36 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0536 करके निकालते हैं, तो ये पीवी फैक्टर आ गया। फिर अगली पेमेंट आप 2 साल बाद करेंगे तो उसको अगेन डिवाइड करेंगे उससे, तो आपका पीवी फैक्टर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। इससे आप इनटू करेंगे तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई कितनी? 95 लाख रुपीस। तो 95 लाख रुपीस जो है, इतने पे आप असेट को बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का? 95 लाख का। ठीक है, इसमें से आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं? मात्र दिस वन। बाकी लिए आपका पेबल हो गया कि इतना आपको भी पे करना है। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट आपने इतना जो है कर लिया कि उसको आपने कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर लिया, इतनी पेमेंट डाउन पेमेंट कर दी, इतना आपको और पे करना है। अब देखो, बहुत सिंपल और सरल है। कितना पेमेंट हमें करना है? 61,66,667। तो इसका इंटरेस्ट कितना बनता है? 5.36% से 330, 533। यस और नो? देखो, टेबल में देखना चाहो यहां भी देख सकते हो। इतने का आपने रिकॉग्नाइज किया, इतनी आपने पेमेंट कर दी, तो बैलेंस बचा ये, हाँ या ना? अब इस पे आपका 5.36 से इतना इंटरेस्ट बनता है, हाँ या ना? आप जो टोटल पेमेंट कर रहे हो 33,33,333 की कर रहे हो, जिसमें 3,30,533 रुपए जो है वो किसके हैं? इंटरेस्ट के हैं। तो जो बैलेंस अमाउंट है दैट यू आर पेइंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल which is 30,02,800 रुपीज। यस और नो? श्योर। तो आप देखिए कैसे उसकी हमने जर्नल एंट्री करी। बैंक से तो हमारा इतना पैसा गया, जिसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा इतना है। ये कैसे आया? क्योंकि इतना लोन आउटस्टैंडिंग था, उस पर 5.36%। ठीक है, और बाकी आपका प्रिंसिपल चला गया। अब 61,667 में से अगर आपने इतना बैलेंस लोन चुका दिया, तो आप देखिए, खुद चेक करिए कैलकुलेटर के ऊपर, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचेगा? 31,63,867। ठीक है, ये बैलेंस लोन आपने देना है। अब लास्ट ईयर में आप टोटल पेमेंट कितनी करेंगे? इतनी करेंगे, जिसमें इतना आपका प्रिंसिपल है। तो हम सीधे बैलेंसिंग फिगर जो है वो अपनी इंटरेस्ट ले लेंगे। कुछ राउंड ऑफ करने से डिफरेंस आ सकता है कि अगर हम इस पे स्पेसिफिक 5.36 निकालें तो वो अमाउंट डिफर कर सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस अमाउंट पे प्रॉपर इंटरेस्ट निकालते 5.36% से, तो वो आता 169,583, लेकिन राउंड ऑफ पर्पस के लिए चलता है, इसीलिए मैं लास्ट ईयर में हमेशा बैलेंसिंग फिगर लेनी है, कभी भी आपको उसे कंप्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये कुछ भी नया नहीं है, सेम एज हायर परचेज जो आप अर्लियर स्टेजेस में शायद बीकॉम लेवल पे भी आपने इसको किया होगा। एकदम बहुत बेसिक चीज़, और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ होता हुआ। इसको बहुत अच्छे से करिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं कि पीपी की कॉस्ट में क्या आएगा। चलिए बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पीपीई एक्वायर्ड इन एक्सचेंज। ये 100% सेम है जो आपने मेरे साथ इंटेंजिबल असेट इंड AS 38 में देखा था, कुछ भी इसमें नया नहीं है। आपको रिकॉग्नाइज करना है फेयर वैल्यू पे, अनलेस the exchange transaction lacks commercial substances and the fair value of asset acquired or given up cannot be reliably measured.
फर्स्ट प्रायोरिटीज में हमें याद होगा, हमने उसमें भी देखा था इंटेंजिबल असेट में हमें किसको देनी है, फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन अप. हाउएवर इफ द फेयर वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिसीव्ड is more clearly evident than fair market value of asset received is taken up as cost. देखिए asset word मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी हम नोट्स में लिख रहे हैं ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप asset word नहीं लिखेंगे. आप उसकी जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, asset की जगह हमेशा आपको वर्ड यूज करना है item of property plant and equipment. ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और एकदम सेम है जो इंटेंजिबल में पढ़ा है. If fair value of both the items of PPE are not available, तो उस केस में जो आपने आइटम ऑफ PPE दी है उसकी कॉस्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब उसकी जो बुक वैल्यू थी उसको एज ए कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं. कमर्शियल सब्सटेंस हम प्रेजेंट कहते हैं इफ सच ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एंटिटीज ऑपरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश फ्लोज ऑफ PPE गिवन अप डिफर्स फ्रॉम द कैश फ्लो ऑफ PPE रिसीव्ड. तो सेम चीज आप देखिए, नोट्स भी वही कॉपी पेस्ट है. मैं सच बताऊं कुछ भी इसमें नया नहीं किया, सिर्फ वहाँ इंटेंजिबल जहां लिखा हुआ था वहाँ आइटम ऑफ PPE कर दिया और कुछ भी नहीं किया है. देखिए जरा, प्लूटो लिमिटेड owns land and building which are carried in its balance sheet at an aggregate carrying amount of 10 million. The fair value of such asset is 15 lakh. It exchanges the land and building for a private jet जिसकी fair value है 20 million. तो असेट गिवन अप की फेयर वैल्यू 15 मिलियन है, एसेट एक्वायर की 20 लाख है. हम गिवन अप को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एंड पेज एडिशनल 3 मिलियन इन कैश, और 3 मिलियन जो है अलग से कैश में दिए. तो 15 मिलियन वो जो आपने गिव अप किया प्लस 3 मिलियन जो आपने कैश पे किया, तो टोटल आप 18 का उसे रिकॉर्ड करेंगे. शो द नेसेसरी ट्रीटमेंट एज पर इंड AS 16. तो रिकॉग्निशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड दिस. ठीक है, तो जो प्राइवेट जेट आपने एक्वायर किया उसके अगेंस्ट आपकी लैंड एंड बिल्डिंग चली गई. अब बुक्स में से तो आप बुक वैल्यू ही कम करेंगे. अरे भाई बुक्स में से तो बुक वैल्यू ही कम होगी. बुक वैल्यू कितनी थी उसकी 10 मिलियन. ठीक है, कैश आपका कितना गया 3000. तो बाकी क्या हो गया आपको प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट. ठीक है, ये वर्किंग नोट नहीं भी बनाएंगे एग्जाम में तो चल जाएगा, बना लेते हैं तो अच्छी बात है. तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन. देखिए हमने देखा था इनिशियल रिकॉग्निशन कब किया जाता है, जब इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड. कॉस्ट हमने कैसे निकालनी है वो हम सब कुछ देख चुके हैं. अब इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद एंटिटी या तो कॉस्ट मॉडल सिलेक्ट करती है या रिवैल्यूएशन मॉडल सिलेक्ट करती है और वो उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाएगी. अब दोनों एक एक करके हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी मॉडल अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो एक क्लास ऑफ असेट के लिए होगा. क्लास ऑफ असेट क्या है, ऐसी आइटम्स PPE की जिनका सिमिलर नेचर एंड यूज हो. सिमिलर नेचर भी होना चाहिए और यूज भी सिमिलर होना चाहिए. जैसे लैंड, अगर किसी एंटिटी के पास एक लैंड बैंक है जिसमें से कुछ लैंड जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन के लिए, और कुछ है जिसपे आप ऑफिसेस बिल्डअप कर सकते हो, प्रोडक्शन प्लांट नहीं लगा सकते. तो यहाँ पर सिमिलर नेचर तो है लैंड, लेकिन आप देखिए सिमिलर यूज नहीं है. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अलग चीज है, ऑफिस रन करना एक अलग चीज है. आप समझ रहे हैं. तो यहाँ पर आप इसके लिए कॉस्ट मॉडल और इसके लिए रिवैल्यूएशन मॉडल या वाइसा वर्सा आप सिलेक्ट कर सकते हैं. देखिए इंड AS क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिए कि क्लास ऑफ असेट के लिए आपका एक मॉडल होना चाहिए. मींस आप डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स के लिए डिफरेंट मॉडल्स यूज कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हो. एंटिटी में सिलेक्ट डिफरेंट मेथड्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ असेट्स. नोट्स में सेकंड पॉइंट है. अब क्लास ऑफ असेट क्या है, सिंपल सी चीज, आइटम ऑफ PP जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, शिप्स, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डर प्लांट, सब ये क्या है क्लास है. लेकिन इनका सिमिलर नेचर तो है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसका यूज भी सिमिलर होना चाहिए, तभी वो एक क्लास ऑफ असेट के पार्ट बनते हैं. टू बी डिफरेंट क्लास ऑफ असेट PPE मस्ट हैव ईदर डिफरेंट यूज, ईदर डिफरेंट नेचर और यूज. या तो उसका डिफरेंट नेचर होना चाहिए या यूज डिफरेंट होना चाहिए, तो आप उसको एक डिफरेंट क्लास बना सकते हो. तो एंड है यहाँ पर बात ध्यान रखना कि सेम क्लास होने के लिए सिमिलर नेचर एंड यूज होना चाहिए, बहुत जरूरी है. इन एंटिटीज ऑपरेशन आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द क्लास ऑफ असेट. ठीक है, अब इसके बेसिस पर एक केस स्टडी देखते हैं. आइए,
ध्यान से देखिएगा। वीनस लिमिटेड इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप. It owns a considerable number of industrial buildings such as factories and warehouses and office buildings in several capital cities. The industrial buildings are located in industrial zones, whereas the office buildings are in central business districts of the cities. Venus Limited management wants to apply India's 16 revaluation model to subsequent measurement of the office buildings, but continue to apply the historical cost model to the industrial building. अब देखिए, हैं तो बिल्डिंग्स ही, लेकिन एक ऑफिस की है और एक इंडस्ट्रियल नेचर की है. क्या हम दोनों को डिफरेंट क्लास ऑफ असेट में रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं, क्योंकि क्लास ऑफ असेट डिफरेंट होने के लिए हमने देखा था कि या तो उसका डिफरेंट यूज होना चाहिए या डिफरेंट नेचर. यहां पर दो नेचर इज सेम कि बिल्डिंग है, लेकिन यूज इज डिफरेंट. यस और नो? तो इसका आंसर आप कैसे लिख के आएंगे एग्जाम में? देखिए, एज पर Ind AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पूरा लिखेगा, PPE मत लिखेगा. PPE with similar nature and use in entities operation are grouped together to form a class of asset. To be different class of asset, PPE must have either different nature or use. ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाएगा. फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं एंड जो आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, दो बोथ हैव द सेम नेचर बट डिफरेंट यूजेस. वन विल बी यूज फॉर production purposes, factories and warehouses, whereas office building will be used for the administrative purposes. ठीक है, so therefore यहाँ पर आप जो है different models use कर सकते हो. क्यों? क्योंकि दोनों ही different class of asset है. Yes or no? ये हमने पढ़ा था ना, different models can be used for different class of assets. तो हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट यूज होने की वजह से इनके डिफरेंट क्लासेस बन गई, और डिफरेंट क्लासेस बन गई तो डिफरेंट मॉडल्स कैन बी यूज्ड. तो सबसे पहले आपको ये लिखना है. इसके बाद आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में ये लिखना है क्या? द ऑफिस बिल्डिंग कैन बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन, देयर नेचर एंड जनरल लोकेशन. और ये परमिट किया जाता है इंड AS के हिसाब से. तो अकॉर्डिंगली वीनस लिमिटेड जो है रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर सकती है ऑफिस बिल्डिंग के लिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज कर सकती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए. चलिए अब समझते हैं कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल क्या होता है. कॉस्ट मॉडल में कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, जो भी कॉस्ट ऑफ असेट है उसमें जो भी डेप्रिसिएशन है, अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो वो माइनस कर दीजिए. रिवैल्यूएशन मॉडल जो कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा. इसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है कि जो कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट है वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट के इक्विवेलेंट रहे. अब रिवैल्यूएशन हमें कितनी फ्रीक्वेंसी पे करना है ये डिपेंड करता है कि फेयर वैल्यू जो है PPE की, आइटम ऑफ PPE की, वो कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है. आइटम ऑफ PPE एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंजेस में नेसेसिटेट फॉर एनुअल रिवैल्यूएशन. अगर कोई ऐसी आइटम है PPE की जिसमें बहुत सिग्निफिकेंट एंड वॉलेटाइल चेंजेस होते हैं तो उसको आप एनुअल बेसिस पे रिवैल्यूएशन करें. अदरवाइज 3 से 5 साल के पे भी अगर रिवैल्यू करते हैं तो बात बन जाएगी. अब रिवैल्यूएशन अगर होता है तो जो भी हमें रिवैल्यूएशन गेन होगा या रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे. देखिए, यहाँ पर आपको देखना है कि फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन है या सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन. अगर फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हो रहा है आइटम ऑफ PPE का, जिसको आप असेट भी कहते हैं, तो उसमें क्या है आपने देखना, अगर अमाउंट इंक्रीज हुआ है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूड असेट, तो आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं एज रिवैल्यूएशन गेन इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. क्या एंट्री होगी उसकी? आपकी असेट की वैल्यू बढ़ गई तो असेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू उसे आप लेके जाएंगे कहाँ पर? रिवैल्यूएशन गेन कहिए, रिवैल्यूएशन सरप्लस कहिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व कहिए, जो आपका मन करे. ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में आप उसे लेके जाएंगे. देखिए कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो मैं एक आपको फाइनेंशियल्स के एग्जांपल से समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा. ये किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स मैंने लिए हैं. अब देखिए इसमें जब आप P&L बनाते हैं, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स निकाल लिया, प्रॉफिट, तो एंड में अगर आप देखें जब आप सब कुछ निकाल लेते हैं तो बिलो द लाइन आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस तरीके से शो करते हैं, जहां आप दिखाते हैं आइटम्स दैट विल नॉट बी रिक्लासिफाइड टू P&L, और रिवैल्यूएशन जैसे इसने दिखा रखा है रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड. ठीक है, इस तरीके से आप इसे P&L में प्रेजेंट करते हैं. प्रॉफिट्स निकालने के बाद सब कुछ, उसके बाद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम्स दिखाई जाती है. ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस है आपकी कि इसे किस तरीके से हम फाइनेंशियल्स में दिखाते हैं. और फिर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो अदर रिजर्व्स में इसे इंक्लूड किया जाता है.
और अदर रिजर्व्स में इस तरीके से आप टेबल बना के, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व का ओपनिंग में कितना था और आपने लैंड का रिवैल्यूएशन किया, तो इस तरीके से आप इसे पूरा का पूरा प्रेजेंट करते हैं। होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो अगर इंक्रीज हुआ है तो उसे हम रिवैल्यूएशन गेन दिखाएंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। डिक्रीज हुआ है तो आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं एज रिवैल्यूएशन लॉस इन P&L, अगर अमाउंट किसी भी तरीके से डिक्रीज हुआ है। अब सपोज सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन किया, मतलब एक बार रिवैल्यूएशन हो चुका है, अब दोबारा से रिवैल्यूएशन हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा से रिवैल्यूएशन किया तो आपने देखा कि कैरिंग अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप ये चेक करेंगे कि आप पहले जो फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ था उसमें भी अमाउंट इंक्रीज हुआ था। वॉज देयर अ प्रीवियस इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट? इफ द आंसर इज येस, तो इसको आप क्या करेंगे, अगेन रिवैल्यूएशन गेन में लेके चले जाएंगे। बट पिछले वाले रिवैल्यूएशन के अंदर अमाउंट इंक्रीज नहीं हुआ था, डिक्रीज हुआ था। फर्स्ट रिवैल्यूएशन किया था तो क्या हुआ था, अमाउंट डिक्रीज हुआ था, लेकिन सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन जब आप कर रहे हैं तो अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हैं, इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट इन सब्सिक्वेंट। वेदर द प्रीवियस इंक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट, द आंसर इज नो, मतलब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में इंक्रीज नहीं हुआ था, डिक्रीज हुआ था। तो उसमें आप क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज द रिवैल्यूएशन गेन इन P&L टू द एक्सटेंट दैट इट reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in P&L। मतलब क्या है कि जितना आपने, देखो फर्स्ट टाइम जब डाउन हुआ होगा तो उस समय आपने क्या किया होगा, उसको P&L में रिकॉग्नाइज किया होगा, तो उतना अमाउंट तो आप पहले P&L के अंदर एज इनकम दिखाएंगे और बाकी अमाउंट जो है वो आप एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है वो शो करेंगे। सारा का सारा अमाउंट आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं लेके जाना। एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ, जैसे फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुआ था 100 रुपीज वैल्यू डाउन हुई थी, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में 180 इंक्रीज हो गई, तो आउट ऑफ दिस 180 टू द एक्सटेंट ऑफ 100 दिस विल बी शोन इन द P&L and rest 80 will be the part of OCI, other comprehensive income। अब पढ़िए, recognize the revaluation gain in P&L to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in P&L। उम्मीद करता हूँ बात आपको मेरी समझ में आ गई। सेम वे अगर कैरिंग अमाउंट जो है वो रिवैल्यूड एसेट का डिक्रीज हुआ है, ठीक है, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो आप अगेन ये चेक करेंगे कि पहले भी डिक्रीज हुआ था। वॉज देयर अ प्रीवियस डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिवैल्यूड एसेट? द आंसर इज यस। पहले भी डिक्रीज हुआ था, अब भी डिक्रीज हुआ है, सीधे सीधे P&L में ले जाके रिकॉग्नाइज कर दो। पहले डिक्रीज नहीं हुआ था, पहले इंक्रीज हुआ था, अब डिक्रीज हुआ है। समझ में आई बात? सपोज फर्स्ट रिवैल्यूएशन जो हुआ था उसके अंदर 180 इंक्रीज हुआ था, ठीक है, लेकिन अब जो है 200 डिक्रीज हो गया। ठीक है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन में जब इंक्रीज हुआ होगा तो आप इसे कहाँ लेके गए होंगे, OCI में। अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन में डिक्रीज हुआ है 200, तो इसमें आप क्या करेंगे, जितना आप पहले OCI में लेके गए थे उतने एक्सटेंट तक तो OCI में ही माइनस करके दिखाएंगे और बैलेंस जो 20 बचेगा उसको आप कहाँ लेंगे, P&L में। Recognize the revaluation loss in OCI to the extent of any credit balance existing in revaluation surplus in respect of the asset। 180 था, वो हम ले गए कहाँ पर, OCI के अंदर, और बाकी जो है बाकी आप P&L से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें करना होता है रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। और सेम ट्रीटमेंट जो है वो इंटेंजिबल के केस में किया जाता है रिवैल्यूएशन का, चाहे टेंजिबल असेट्स हो या इंटेंजिबल, इन बोथ द केसेस जो आपका ट्रीटमेंट है रिवैल्यूएशन गेन का और रिवैल्यूएशन लॉस का वो एकदम सेम रहता है। इसके बाद एक दो स्लाइड्स आप आगे आएंगे तो आपको नोट्स दिखेंगे ये। द अमाउंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू रिटेन अर्निंग्स व्हेन द असेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, कि अगर आपने असेट को डी रिकॉग्नाइज किया है तो उसके रिस्पेक्ट में जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस है वो सीधे आप कहाँ लेके चले जाते हैं, रिटेन अर्निंग्स में। अब ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट एंड द डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट मे बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस। ये क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आइटम है पीपीई की जिसे आपने परचेज किया 9 लाख रुपए का। इट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years, depreciated on SLM. On 1st April this, the asset is revalued to this. The useful life remains unchanged as 10 years. Ignore the impact of deferred taxes. Show the impact necessary treatment as per Ind AS 16 to calculate the depreciation and revaluation surplus. बड़ी सिंपल सी चीज है, ध्यान से देखिएगा। असेट आपके पास था 1st April this को, ऑन दिस आफ्टर 2 years, भाई
1 अप्रैल 2000 से दिस 1 अप्रैल 3 तक, ठीक है। ये 2 साल का पीरियड हो गया। 2 साल बाद आपने देखा कि उसका रीवैल्यूड प्राइस कितना हो गया है, 9,60,000 हो गया है। अब उसकी लाइफ बची कितनी है, 8 साल बची है। तो कायदे से अब हमें जो डेप्रिसिएशन है वो कितना लेना है, 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और अभी तक हम कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, 9 लाख बाई 10, 90,000। यस और नो? दिस द एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है, 30,000। यस और नो? तो वो ये कह रहा है कि जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है, द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन ऑन द रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट, रीवैल्यूड कैरिंग अमाउंट एंड डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट जो था उस पे जो डेप्रिसिएशन बनता था और रीवैल्यूड अमाउंट पे जो डेप्रिसिएशन बच रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है 30,000, दैट मे बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस। उसे आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब इससे बैलेंस आपका जो रीवैल्यूएशन में था वो कितना था भाई, आपने 960 का रीवैल्यू किया था असेट को, हाँ या ना। आफ्टर 2 ईयर्स यहाँ पे आपने कहा कि इसकी रीवैल्यूड प्राइस जो है 960 है, यही कहा ना। लेकिन अगर देखा जाए तो उसका कैरिंग अमाउंट उस समय कितना चल रहा होगा, 7,20,000। भाई 9 लाख का सेट है, 90 इंटू 2 180 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया तो 720, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में बैलेंस चल रहा था 240, जिसमें से आपने 30,000 रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया, तो अब बचा कितना, 2,10,000। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। समझ में आई बात? श्योर। At the time of revaluation, the carrying amount of asset is adjusted to the revalued amount by either of the following ways. अब अगर आपने revaluation किया है तो जो carrying amount of asset है वो adjust होता है। तो अब वो 2 तरीके से हो सकता है, तो depreciation elimination approach से या restatement approach। अब ये दोनों क्या है, वैसे तो यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक न्यूमेरिकल और ये स्टेप्स दोनों को साथ साथ रिकंसाइल करके करवाऊंगा। ध्यान से देखिए, जुपिटर लिमिटेड हैज़ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी इनिशियल कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। एट द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था 55,000 था। फेयर वैल्यू ऑफ असेट बाय रेफरेंस टू ट्रांजैक्शन इन सिमिलर मार्केट इज असेस्ड टू बी 65,000। तो अगर 1 लाख रुपए था और उसकी कॉस्ट, और उस पर आप एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक 55,000 एक्युमुलेट कर चुके हैं, तो कायदे से उसका जो कैरिंग अमाउंट है वो है 45,000 और उसकी फेयर वैल्यू आप लोगों ने असेस्ट करी कितने पे, 65,000 पे, ठीक है। तो 20,000 रुपीज़, ये जो 20,000 रुपये है, ये कहीं ना कहीं वैल्यू इंक्रीज हुई है जो कि हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाना है। यस और नो? इतना समझ में आता है। अब देखिए डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन अप्रोच क्या कहती है। सबसे पहले स्टेप 1, जो भी कॉस्ट ऑफ असेट है उसको आप अमाउंट ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिड्यूस कर दो। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें 55,000 का एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, असेट की कॉस्ट इतने से कम कर दो, तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू असेट 55,000 इतना ही डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज है। और उसके बाद वो कहता है कि फॉर कैरिंग वैल्यू इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ असेट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, और जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व है उतने से असेट की वैल्यू बढ़ा दो। 20,000 है तो असेट कॉस्ट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000। ये देखिए, और ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपका जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रीस्टेटमेंट अप्रोच। इसमें आप क्या निकालेंगे, सरप्लस परसेंटेज, जो कि कैसे निकलेगी, सरप्लस डिवाइडेड बाय कैरिंग वैल्यू इनटू 100। अब अगर देखा जाए यहाँ पर आपका जो सरप्लस है वो कितना है, 20,000 है, यस और नो, और कैरिंग वैल्यू जो है एक तरह से वो कितनी है, 45,000। तो आप परसेंटेज निकालेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 100, ठीक है। दिस इज द स्टेप नंबर 1। परसेंटेज ऑफ सरप्लस ये आती है 44.44%। सबसे पहला काम आपको निकालना है सरप्लस परसेंटेज विच इज सरप्लस अपॉन कैरिंग वैल्यू इनटू 100, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, अब कॉस्ट को आप सरप्लस परसेंटेज से इनटू कर दीजिए, सो दैट असेट वैल्यू टू बी इंक्रीज बाय दिस अमाउंट विद कॉरस्पॉन्डेंस क्रेडिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन सरप्लस। मतलब क्या है, ध्यान से देखना एकदम, ये सरप्लस परसेंटेज हमारी कितनी आ गई, 44.44% आ गई, yes or no? What is the cost of asset? The cost of, it's not carrying value, it's cost, you can check.
The cost is how much? 1 lakh. So if you will see the 1 lakh multiply by 44.44%, yes or no? तो accordingly आपका आ जाएगा 44,444, समथिंग लाइक दिस आएगा, yes or no? अब उसने क्या बोला है, इसकी एंट्री क्या करनी है, असेट अकाउंट आप डेबिट करेंगे इतने से, ये देखिए असेट अकाउंट डेबिट 1 लाख का दिस, और कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्रेडिट देना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस को। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आपको पता ही है कितना है, 20,000। इसको सीधे आप बैलेंसिंग फिगर की तरह भी ले सकते हैं, और अगर आप कंप्यूट करना चाहें तो कंप्यूट भी कर लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 55,000 था, तो उस पर भी यही परसेंटेज लगा के फिगर आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल इसमें आपको करना है, रीस्टेटमेंट अप्रोच में आपको निकालनी है सबसे पहले सरप्लस परसेंटेज, ये आ गई, इतना कॉस्ट ऑफ असेट पे अप्लाई कर दो, ठीक है, ये आपने यहाँ लिख दिया। और इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना था वो आपको पता ही है, इसको आप सीधे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, सबसे बढ़िया तरीका, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता, दिमाग इसमें लगाओगे तो खामखा कंफ्यूज हो जाओगे। तो 2 तरीके हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन अप्रोच, रीस्टेटमेंट अप्रोच। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 4 से 5 नंबर तक का, तो इग्नोर करके मत जाइएगा, ठीक है, बहुत ही रेलिवेंट चीज़ है। चलिए बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। देखिए कोई भी असेट है उसका जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट है टू बी एलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इंड AS 16 कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक मेथड प्रिस्क्राइब नहीं करता डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, वो सिर्फ इतना कहता है कि सिस्टमैटिक बेसिस पे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ आपको असेट को डेप्रिशिएट करना है। यूजफुल लाइफ क्या होगी असेट की, ये काम जो है डिसाइड करना मैनेजमेंट का है, और सिस्टमैटिक बेसिस का मतलब ये है कि बेसिकली आप जो भी मेथड यूज करें, जो भी मेथड ऑप्ट आउट करें, उसके केस जो कंजम्पशन पैटर्न है असेट का उस हिसाब से वो होना चाहिए, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, दैट इज, अब अवेलेबल फॉर यूज कब माना जाएगा, व्हेन इट is in the location or condition necessary for PPE to be capable of operating in the manner intended by management। ये लाइन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए, अब इंड AS 16 क्या कहता है कि आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो कंपोनेंट बेस्ड होगा। कंपोनेंट बेस्ड मतलब कि हो सकता है कि एक आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हो, तो आप हर कंपोनेंट को जो है डिफरेंटली चार्ज करोगे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। देखिए अब इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए। सपोज एयरक्राफ्ट है, तो वहाँ मैनेजमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि इंजन और एयर फ्रेम जो होता है, एयर फ्रेम की अपनी यूजफुल लाइफ है, इंजन की अपनी यूजफुल लाइफ है, तो उनको डिफरेंटली डेप्रिशिएट किया जाए। कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग बनी काफ़ी लार्ज एरिया के अंदर कंपनी की, ठीक है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट में डिसाइड की भैया जो उसकी लिफ्ट है, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हुई हैं, सेफ्टी वर्क्स हुए हैं, जैसे फायर सेफ्टी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगे हैं, प्लम्बिंग का वर्क है, और इसके अलावा अदर वर्क, इनको मेजर कंपोनेंट की तरह डिफाइन कर दिया और सबकी अलग अलग यूजफुल लाइफ है एंड अकॉर्डिंगली उसको डेप्रिशिएट किया। तो सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, दिस इज द डिसीजन जो कि मैनेजमेंट लेगी, और उसके बेसिस पर जो है उनकी ओवर द यूजफुल लाइफ जो है उसको डेप्रिशिएट किया जाएगा। समझ में आई बात? If the significant parts of items of PPE have same useful life and method of charging depreciation, अगर 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनकी सेम यूजफुल लाइफ है और सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपने उनके लिए यूज किया। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कॉर्पोरेट बिल्डिंग, अब आपने सपोज उसमें 5 कंपोनेंट डिफाइन किए, आप क्या कर सकते हैं, हर किसी के लिए अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझिए, 5 का मेथड सेम हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेन मुद्दा बस इतना है कि सिस्टमैटिक बेसिस पे ओवर इट्स यूजफुल लाइफ जो है आपको डेप्रिशिएट करना है। अब सपोज इसमें से कोई 2 ऐसे कंपोनेंट है, फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, जिसकी सेम यूजफुल लाइफ है, ठीक है, एंड उनके लिए आपने सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो उस केस के अंदर आप उनको ग्रुप टुगेदर कर सकते हो फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिए, किसी भी पॉइंट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए जैसे कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, इसमें लिफ्ट, इलेक्ट्रिक फिटिंग, सेफ्टी वर्क, प्लम्बिंग, ये मेजर कंपोनेंट आपने निकाले, और इसके अलावा अदर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं,
देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स। तो आपने क्या किया, रिमाइंडर पार्ट ऑफ आइटम्स ऑफ पीपीई मे हैव डिफरेंट यूजफुल लाइफ। इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके भी हो सकता है कि डिफरेंट यूजफुल लाइफ हो, बट नॉट सिग्निफिकेंट इनफ टू डेप्रिशिएट सेपरेटली। देन इन सच केस अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक रिप्रेजेंटिंग फेथफुल कंजम्पशन पैटर्न में बी यूज्ड। तो ये जो अदर पार्ट बच जाता है, इसके अंदर आप अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक का यूज करके कि जो सा मोस्ट सुटेबल मेथड होगा उस हिसाब से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। बट मेन मुद्दा ये ध्यान रखना है कि देयर मस्ट बी ए फेथफुल कंजम्पशन पैटर्न जो डेप्रिसिएशन का उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पांचों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिए। इसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन मेथड मस्ट रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। मेन पॉइंट है ये कि कोई भी मेथड आप यूज करो, मेन ये है कि जो डेप्रिसिएशन आए उसका जो पैटर्न हो दैट शुड बी इन लाइन विद the consumption of future economic benefits over the useful life of asset. Different method of charging depreciation can be used for different significant parts of PPE. Depreciation method based on revenue generation is not appropriate as it includes factor other than consumption of future economic benefits of the asset. ये बात हमने Ind AS 38 में भी देखी थी intangible में। Revenue based method कभी भी जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ उस पर्टिकुलर असेट का कंजम्पशन नहीं है, वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक मार्केटिंग एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसके बाद है रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन विल बी जीरो इफ द कैरिंग ऑफ अमाउंट ऑफ द असेट इज लेस देन द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ असेट। सपोज असेट की जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 100 है और उसका कैरिंग अमाउंट 180 रह गया है, तो ऑब्वियसली अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। मेन चीज देखिए, depreciation is recognized even if fair value of asset is more than the carrying amount. Suppose carrying amount जो है वो 100 है और fair value 120 है। इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि कैरिंग अमाउंट 100 है, फेयर वैल्यू 120 है, तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? यस, डेप्रिसिएशन तब भी चार्ज होगा। However, in this case, if residual value is more than the carrying value, depreciation will be zero. हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आपको वो बोल दे कि रेजिडुअल वैल्यू 110 है, कैरिंग अमाउंट 100 है, फेयर वैल्यू 120 है, रेजिडुअल वैल्यू 110 है, तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन एक कंडीशन में चार्ज नहीं होगा, जब रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ देखिए, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आ रही है 110, कैरिंग अमाउंट कितना है उसका? 100, तो रेजिडुअल वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा हो गया, तो कोई डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। फेयर वैल्यू से कम ज़्यादा है, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू से, अगर रेजिडुअल वैल्यू ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। इस पे आपसे छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूजफुल लाइफ की जब आप बात करते हैं, इफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी हैज सम स्पेसिफिक पॉलिसी to determine the useful life of asset, like disposal of asset after a specific time or any other similar policy, then in such case useful life of an asset may be shorter than its economic life. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज एक एंटिटी है, उसकी पॉलिसी है कि जो भी लैपटॉप्स हैं कंपनी के, वो आफ्टर 5 years जो है यूज़ में नहीं लिए जाते। मतलब जिस दिन आपने परचेज किया उससे 5 साल तक वो यूज़ में ले जाएंगे, उसके बाद उसे यूज़ में नहीं लिया जाएगा, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की एक स्पेसिफिक पॉलिसी है टू डिटरमाइन द यूजफुल लाइफ, कि भैया हम 5 साल उसे यूज़ करेंगे। तो हो सकता है लैपटॉप 8 साल 10 साल हो उसकी इकोनॉमिक लाइफ, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट की एक स्पेसिफिक पॉलिसी है तो हम यूजफुल लाइफ उसके हिसाब से ही लेंगे। देन इन सच केस यूजफुल लाइफ ऑफ असेट में बी शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इंक्लूड्स उसका एक्सपेक्टेड यूसेज, एक्सपेक्टेड वियर एंड टियर, टेक्नोलॉजिकल एंड कमर्शियल ऑब्सोलेंस कितना अराइजिंग फ्रॉम द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस इन यूसेज, बहुत सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद नोट्स पे आएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग को हमेशा आपको सेपरेटली डेप्रिशिएट करना है, चाहे आपने उनको कंबाइनली एक्वायर किया है तब भी आप लैंड की वैल्यू अलग लेंगे, बिल्डिंग की वैल्यू अलग, टू बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली इवन व्हेन दे आर एक्वायर्ड टुगेदर। An increase in the value of land on which building stands does not affect the determination of the depreciable amount of the building. Suppose आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर किया, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, और जनरली लैंड की वैल्यू बढ़ती है, बिल्डिंग की वैल्यू तो डिप्रिशिएट होती है। तो ठीक है, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, लैंड एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है वैसे भी, और जो बिल्डिंग है वो एज यूजुअल आपकी डिप्रिशिएट होती रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
In case land have limited useful life, then it will also be depreciated. अगर लैंड किसी तरीके से प्रूव हो जाता है कि उसकी लिमिटेड यूजफुल लाइफ है, जनरली जो कि माइनिंग इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा. ऑल्सो इफ कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ साइट डिसमेंटलमेंट, रिमूवल और रिस्टोरेशन, देन पार्ट ऑफ लैंड इज डेप्रिशिएटेड. इसके बाद रेजिडुअल वैल्यू, डेप्रिसिएशन मेथड एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट शुड बी रिव्यूड. ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड जो भी रेजिडुअल वैल्यू है, डेप्रिसिएशन मेथड आप यूज कर रहे हैं और जो भी एसेट की यूजफुल लाइफ है, कम से कम फाइनेंशियल ईयर एंड में एक बार आपको उसे रिव्यू करना है कि क्या आपका डेप्रिसिएशन मेथड ठीक है, उसके हिसाब से जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो आपके कंजम्पशन पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट में कोई चेंज तो नहीं आया, रेजिडुअल वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आया. अगर आया है तो सच चेंजेस आर प्रोस्पेक्टिवली एडजस्टेड, मतलब इन फ्यूचर उसे एडजस्ट करेंगे एज पर इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स. रिवाइज मेथड मस्ट रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ असेट. ये बात हमने यहाँ भी देखी थी कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ये लाइन इसके लिए एकदम दिमाग में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो. जैसे आपको फिक्स्ड PPE के लिए बताया था, ऐसी डेप्रिसिएशन के लिए पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, ये उसमें जरूर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस द इलस्ट्रेशन ऑन डेप्रिसिएशन. एन असेट व्हिच कॉस्ट ₹10,000 वाज एस्टिमेटेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years and residual value ₹2,000. After 2 years, useful life was revised to 4 remaining years. Calculate the depreciation for the year 1, 2 and 3. So the residual value is 2,000 and initially the useful life is 10 years. So the depreciation of first year will be 10,000 minus 2,000 divided by 10. So this comes out to be 800. Sure. In the next year also the depreciation will be 800. But after 2 years the useful life was revised to 4 remaining years. So up to second year we have already charged the depreciation of 800 plus 800, 1600. Yes or no? So now the carrying amount is 8400. So what will be the revised depreciation? 8400 minus residual value is 2000 and the remaining useful life is 4 years. So this will be 6400 divided by 4 comes out to be how much? 1600. So this will be the revised amount of depreciation. Got it? So in this way we will solve it. Next question. An entity acquired an asset 3 years ago at a cost of 5 million. The depreciation method adopted for the asset was 10% reducing balance method. At the end of year 3, the entity estimates the remaining useful life of asset is 8 years and determines to adopt a straight line method from the date so as to reflect the revised estimated pattern of recovery of economic benefits. So show the necessary treatment in accordance with Ind AS 16. Calculate the depreciation charge for respective years. So initially, if you will see, the cost was 5 million and the useful depreciation was 10% reducing balance method. 5 million is basically the 50 lakhs. Yes or no? So computing the depreciation of year 1 50 lakh, 10% 5 lakh. Then on 45 lakh we will charge the depreciation because it's the reducing balance method. So 45 lakh 10% 450, this will be 4050. 4050 again 10%, so here it will be 36 lakh 45,000. Got it? Now at the end of year 3 the entity estimates the remaining useful life of 8 years. Okay, so we have the closing balance of 36 lakh 45,000 and the remaining life is 8 years. So per year depreciation will be 4,55,625 from year 4 to year 11. Okay, this depreciation will be charged from year 4 to year 11. So this is as per Ind AS 16 we will charge the depreciation, and whenever there is a change in useful life or change in method, it is adjusted as per Ind AS 8 from prospective effect, that is for upcoming years, not from the retrospective effect. So these were the illustration on Ind AS 16 depreciation. सेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, किस दिन से डेप्रिसिएशन आप चार्ज करना बंद कर देते हैं?
तो देखिए इंडिया 16 बड़ा क्लियर है कि जो भी दोनों में से पहले इवेंट हो जाएगा उस दिन से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देंगे। पहला क्या है, डेट दैट असेट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 105। इंडेस 105 के हिसाब से जिस दिन आप उसे बोल देंगे इट हैज बीन हेल्ड फॉर सेल। अब इंडेस 105 क्या कहता है, कब असेट को वो हेल्ड फॉर सेल मानता है, तो उसके लिए दो कंडीशंस उसने लगाई हुई हैं। पहली कंडीशन, इट इज अवेलेबल फॉर सेल इन प्रेजेंट कंडीशन, वो अवेलेबल फॉर सेल होना चाहिए प्रेजेंट कंडीशन के अंदर, एंड सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल, सेल होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो एज पर इंडेक्स 105 उसको हम हेल्ड फॉर सेल बोल देते हैं। वैसे इसको हम डिटेल में इंडेक्स 105 में देखेंगे, जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। या जिस दिन असेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से, जो दोनों में से जो भी इवेंट पहले होगा उस दिन से डेप्रिसिएशन सीजेस टू चार्ज हो जाएगा। डेप्रिसिएशन डज नॉट सीजेस व्हेन द असेट बिकम्स आइडल और इज रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज अनलेस असेट इज फुली डेप्रिशिएटेड। असेट आइडल पड़ा है, आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं या एक्टिव यूज से आपने हटा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन आप पूरा चार्ज करते रहेंगे जब तक आप उसे पूरा डेप्रिशिएट नहीं कर देते। ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा चार्ट है, ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? यस, हाँ। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है कैरिंग अमाउंट से, डेप्रिसिएशन 0 चार्ज होगा। असेट नॉट यूजेबल और हेल्ड फॉर सेल और इंक्लूडेड इन डिस्पोजेबल ग्रुप दैट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, मतलब आपने उसे उस कैटेगरी में डाल दिया जिसमें वो हेल्ड फॉर सेल में आता है, तो फिर डेप्रिसिएशन सीजेस टू चार्ज हो जाएगा। तो ये प्रोविजंस जो हैं आपको पता होने चाहिए, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं डी रिकॉग्निशन की। देखिए, कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट शेल बी डी रिकॉग्नाइज्ड। कब आप उसे डी रिकॉग्नाइज करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा देते हैं। भाई डी रिकॉग्नाइज का मतलब क्या, रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। डी रिकॉग्नाइज मतलब उसको हटा देना। ऑन डिस्पोजल या when no future economic benefits are expected from its use or disposal, जब हमें लगता है कि उससे कोई भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे तब आप उसे डी रिकॉग्नाइज करते हैं। अब कौन सी डेट को उसे माना जाएगा कि हमने डिस्पोज कर दिया है? द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई इज द डेट द रिसिपिएंट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ दैट आइटम। जिस दिन रिसिपिएंट जो है, जिसको आपने डिस्पोज ऑफ किया, उसको उसका कंट्रोल मिल जाए, वो डेट ऑफ डिस्पोजल मानी जाएगी। कोई भी गेन और लॉस होगा तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज पर इंड AS 115, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। मेन चीज बड़े ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एन एंटिटी दैट इन कोर्स ऑफ इट्स ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, जिसका काम ही क्या है, routinely sells items of PPE that it was held for rental to others, मतलब उसने कुछ आइटम्स ऑफ पीपीई रखी हुई हैं अपने पास जिसको वो दूसरों को रेंट पे देती है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था कि पीपीई की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप उसे प्रोडक्शन और सप्लाई अपने लिए यूज़ करें, रेंटल टू अदर्स के लिए भी है, तो वो भी पीपीई की कैटेगरी के अंदर आता है। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर बेसिकली यहाँ पर कोई एंटिटी है और उसके पास कुछ आइटम्स ऑफ पीपीई है जिसको वो लेट आउट करती है, ठीक है, shall transfer such assets to inventories at the carrying amount when they cease to be rented and become held for sale। तो ऐसी एंटिटी जो पीपीई आइटम्स को रेंट पे देती है और उससे रेवेन्यू जनरेट करती है, वो अपनी पीपीई की आइटम को इन्वेंट्रीज में ट्रांसफर करेगी एट कैरिंग अमाउंट व्हेन दे सीज टू बी रेंटेड, मतलब जब वो इस हालत में नहीं है कि उसको लेट आउट किया जा सके, एंड बिकम हेल्ड फॉर सेल। ऐसे एंटिटी के ऊपर, ऐसे असेट्स के ऊपर इंड AS 105 एप्लीकेबल नहीं होता व्हेन असेट्स आर हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स एंड ट्रांसफर टू इन्वेंट्रीज। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसी एंटिटी है जिस पे आइटम्स ऑफ पीपी है जिसको वो रूटीनली, ऑर्डिनरीली, वर्ड लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या है उसकी, कि वो उसको लेट आउट करके ही इनकम जनरेट करती है, तो उसके लिए जब कोई ऐसा असेट सीज टू बी रेंटेड हो जाएगा तो उसको वो इन्वेंट्रीज में ट्रांसफर कर देगी और उसको एज एन इन्वेंट्रीज ट्रीट किया जाएगा
उसे इंडेस 105 के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड अ टाइप ऑफ केस स्टडी कैन बी ड्राफ्टेड ऑन दिस। फटाफट इसको आप देख लीजिए, देयर आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। So let's start the question. MS Limited has acquired a heavy machinery at a cost of rupees 1 crore with no breakdown of the component parts. It is clearly mentioned to you in the question that there is no breakdown of component parts, meaning thereby the company is charging the depreciation on the machinery as a whole. There is no bifurcation of any component in this machinery. The estimated useful life is 10 years. At the end of the 6th year, one of the major component, the turbine, requires replacement as further maintenance is uneconomical. Okay, at the end of 6th year there is a requirement to replace the turbine, but this turbine is not separately depreciated from the very beginning. This is specifically given to you in the question with no breakdown of the major component. The remainder of the machine is perfect and is expected of last for the 4 years. और ये बोला गया कि rest of the machinery perfect है and after that it can be used for next 4 years also. The cost of a new turbine is this. The discount rate is assumed to be 5%. Can the cost of new turbine is recognized as an asset, and if so, what would be the treatment should be used? See, we have already seen that as per Ind AS 16, in case of replacement of part of property, plant and equipment, cost incurred in new plant is recognized as PPE and part replaced is de-recognized from the cost of PPE. This we have already seen. You can check here in this part, you can check. Okay, so this you have to first of all mention in the question that this can be done. Now after that we will start with the accounting treatment. See, the carrying amount of machinery, the cost is recognized at 1 crore with the useful life is 10 years and there is no breakdown of component parts, so the depreciation will be 10 lakh per annum. So accordingly in 6 years the company has charged total depreciation of rupees 60 lakh. Yes or no? 10 lakh into 6. The cost was 1 crore, out of which 60 lakh depreciation has been charged, so carrying amount left is 40 lakh rupees. Yes or no? Now coming to the main point, that you have to recognize this one, this 45 lakh as cost. This is clear, but the part replaced is de-recognized, so we need to compute the estimated carrying amount of turbine, though it is not required from depreciation point of view with no breakdown, but still we need to compute it, because at the time of replacement as per Ind AS 16 we need to de-recognize the part replaced. The cost of part replaced need to be de-recognized from the books of account. So accordingly the best method that can be used here, the cost of new turbine will be 45 lakh after 6 years and the discount rate is 5%. So we can use the present value. If the cost is 45 lakh after 6 years, then what will be the today's value? So what is the today's value? So we will use the PV factor of 6th year at the rate of 5%. Yes or no? So that will be 0.7462. So this will give you the present value of that particular turbine. That comes out to be 33,57,900. Hopefully you are getting my point. आपने क्या किया, उस 45 लाख रुपए की जो कॉस्ट वाली चीज थी उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी ताकि एक रफ आइडिया मिल जाए कि उसकी आज कितनी कॉस्ट होगी. नाउ if we are supposed to charge the depreciation on the same, then what will be the amount of depreciation on this? Because this is the turbine cost. Yes or no? So then depreciation will be divided by 10, 3,35790. So in 6 years depreciation will be this into this. The total depreciation will be this. So though we are not doing the accounting like this, because in question it is clearly given with no breakdown of the component part, but we need to compute it because at the time of replacement we have to de-recognize it from the cost of PPE, and for the purpose of de-recognition we need to compute the carrying value that is included in this carrying amount in respect of turbine. इस carrying amount में जो turbine की कीमत include है उसको तो एक estimate value पे निकालना पड़ेगा. तो हमने firstly we compute the cost in the beginning of turbine, then we computed the depreciation. So accordingly the carrying amount of turbine, the current carrying cost of turbine comes out to be, this was the initial cost, this is the total depreciation that we have charged in the 6 years. So this comes out to be the carrying amount which is included in the 40 lakh in respect of turbine. So accordingly the carrying cost of machine will be, it was 40 lakh. In this is the
cost of turbine, the carrying value of turbine which is included, so this will be de-recognized, this will be subtracted, and new cost of rupees 45 will be added. So the carrying cost of machine will be 71,56,840. So hopefully you are getting my point. Let me give you another example. Suppose this line is not given in the question with no breakdown of the component part. Suppose this line is not given in the question, ये line नहीं है. Then we can assume that there is a breakdown of component part. Then what will be the alternative treatment? See, in that case, in this machinery, we will have two major components. One is the turbine and second is the other. The turbine cost is 33,57,900. Yes or no? And other will be 66,42,100. This is 1 crore minus this 33,57,900. Okay. Now this turbine has useful life of 6 years and this has 10 years. So accordingly this will be depreciated fully. Per year depreciation will be this, and in this case the per year depreciation will be this. Yes or no? So total this amount of depreciation will be charged every year. Now here we are assuming that breakdown of component part is possible, though it is specifically given here that with no breakdown. That's why the main answer that we did here is not according to this. But suppose if assume the breakdown is possible, then the answer will be like this. Yes or no? So this is the cost. Yes. So this is the depreciation of first year and this will be charged up to 6 years. So out of 1 crore, if you will subtract the depreciation of 6 years, the carrying amount at the end will be this. Yes or no? Now see that this is the carrying amount at the end of 6 years, in which this turbine is fully depreciated. Its value, the value of turbine in this is nil, 0. Why so? Because you have fully depreciated the turbine in 6 years, because you assumed here useful life as 6, and this is possible when the breakdown of component part is possible. Here it is given that breakdown is of with no breakdown of the component part. That's why we assumed that entire machinery has been depreciated in 10 years. We took the depreciation of 60 lakh, the carrying amount comes out to be 40. Then we computed the estimated amount of turbine that may be included in this 40 lakh. Then we computed the cost, we depreciated it from 10 years, computed the depreciation amount of 6 year, total depreciation of 6 year, and we computed the current carrying cost of turbine. Yes or no? And then we de-recognize the same to add the new cost. Now see, if this was done in this manner, then the carrying amount at the end of 6 year will be this, and we will simply add the cost of turbine. We will not de-recognize any part of the turbine because the entire value has been depreciated. Yes or no? So ये 45 lakh rupees will be added. The new value will be 71,56,840, and you can check in both the situations the answer, final answer will remain same, whether you are doing it by way of component based depreciation method or non-component based depreciation. Whatever method you are using, the final answer will remain same. But yes, presentation will differ, definitely presentation will differ, and that will differ because of the information provided in the question. So if this particular question comes with a slight modification in the exam, that there is a breakdown of component part, then it will be presented in this manner. You are getting my point. This is very important to understand. However, if the question comes in the similar manner with no breakdown of the component part, then presentation will be like this. So this is a very, very, very important question. You must look at this carefully at the time of exam. Thank you so much. On 1st April, XYZ Limited acquired a machine under the following terms: list price of the machine, import duty, delivery fees, electrical installation cost, pre-production testing, purchase of 5-year maintenance contract with the vendor. This will not be included. In addition to the above information, XYZ Limited was granted a trade discount of 10%. Very good. 10% discount mila, and on the initial list price, on this price you get the 10% discount, the asset, and a settlement discount of 5%. So this is basically the cash discount. And we know very well from the beginning itself, from the foundation level in the 11th level, that cash discount
is basically not deducted from the list price, that is separately recognized as an income. If the payment of the machine was received within 1 month of purchase, XYZ Limited paid the amount on 20th April, very good, within 20 days, at what cost it will be recognized. So simply 80 lakh is the list price, you will get the 10% trade discount, yes or no? So 8 lakh. So this comes out to be 72 lakh. You will add the import duty of rupees 5 lakh. You will add the delivery fees of 1 lakh, electrician installation cost of 10 lakh, pre-production cost 4 lakh. All these will be added. So accordingly your total cost will be find out. Sure. So you can check. This comes out to be 92 lakh. Maintenance contract is a separate contract. Therefore, this contract cost of should be taken to the prepaid expense and charged to P&L over a period of 5 years. So very simple question, but it may be asked in the exam up to 4 marks. The term of an operating lease allows a tenant XYZ Limited to tailor the property to meet its specific needs by building an additional internal wall, but on condition that the tenant returns the property at the end of lease in its original state. टेनेंट के पास ये राइट है कि वो वॉल बनवा सकता है, लेकिन जब प्रॉपर्टी वेकेंट करेगा तो उसको वो वॉल हटवानी पड़ेगी. इन सिंपल वर्ड्स, दिस विल एंटेल डिसमेंटलिंग द इंटरनल वॉल. XYZ Limited incurs the cost of 25 lakh on building the wall, and present value of estimated cost of dismantling the wall is 10 lakh. So the cost of building the wall is for 25 lakh and cost of dismantling the same is 10 lakh. So total comes out to be 35 lakh. We know in cost of PPE we include the cost of building the PPE as well as if there is any dismantling cost involved in the same, then the present value of the same will also be considered. So 25 lakh plus 10 lakh, total 35 lakh will be considered. At what value should the leasehold improvement be capitalized in the books of accounts? So accordingly at 35 lakh you must capitalize it when the internal wall is built and will be recognized in P&L over its useful life as a part of a depreciation charge. Okay. So now X Limited started construction on building for its own use on this date, 1st April 2020. The following costs are incurred: purchase price of land, stamp duty, legal, architect fees, site preparation, material, direct labor costs, general overheads. This will not be included. Other relevant information: material cost rupees this has been spoiled and therefore wasted. Further 1,50,000 was spent on account of faulty design work. So these are the abnormal cost and not included in the cost of PPE. This we have already seen. As a result of these problem, work on the building was stopped for 2 weeks during November, and it is estimated that 22,000 of the labor cost related to that period. So this will also not be included in the cost of PPE because this is the abnormal amount. The building was completed on 1st of January. Okay, so within 9 months it gets completed because you started it on 1st of April and it gets completed by 1st of January and brought to use from 1st of April. X Limited had taken a loan of rupees this on 1st April 2020. In the beginning itself, the company taken the loan for the construction of the building. The loan carried an interest rate of 8% per annum and is repayable on 1st April 2022. See, the main point is we know that abnormal amounts will not be included. This material cost, this and this will not be included. The main point comes out to be of in respect of interest because we have taken a loan for the purpose of construction and the construction started on this period which gets completed on this period. So the point is whether the interest cost of this period will be included in the cost of building, cost of PPE or not. अब इस टाइम का जो इंटरेस्ट है cost of PPE में लेंगे या नहीं. For borrowing cost we have Ind AS 23 which says that cost of interest, or you can say borrowing cost, will be capitalized if it takes the substantial period of time in construction, acquisition or production. And assuming that 9 months is not the substantial period of time, we can simply ignore it. Okay, so let's start. You can see the purchase price of land, stamp duty, architect fees, site preparation, material cost. We have subtracted this abnormal amounts. Again in labor cost we have subtracted the amount. General overheads will be nil. Interest we have taken nil. Assuming that construction of building is not a substantial period, here borrowing costs are not eligible. Basically we will discuss the same in detail in Ind AS 23, which type of borrowing cost is recognized and included in the cost of PPE. So
but just for reference I am telling you that if the period is less than 12 months, you can ignore it. You can simply assume it's not a substantial period, and therefore you may not include the interest of the same period in the cost of PPE, and that can be basically recognized in the profit or loss. Okay, sure. So accordingly we will answer the same. This is the good question and can be asked in the exam. But remember, before writing the solution you have to write down the provision of Ind AS 16, that as per Ind AS 16 in the cost of PPE we will include the this and we excludes this abnormal amount. So this is necessary to write. Before writing this you cannot start answering the question, and if you are answering the question before writing the provision, definitely your marks will be deducted for the same. So kindly be careful in respect of this, that you have to write the provision before writing the solution of the question. On 1st April 2001, the Sun Limited purchased some land for 10 million, okay, 1 crore, including legal cost of 1 million, in order to construct a new factory. Okay, so land is purchased of this value, which includes the legal cost of 1 million. Construction work commenced on 1st of May. After 1 month, Sun Limited incurred the following cost in relation with its construction. See, this is the very important question from examination point of view, and you must revise it at the time of exam, and you can get the similar question in your exam. So please look at this carefully. Preparation and leveling of the land 3 lakh. Purchase of material for the construction 6.08 million. Employment cost of the construction workers 2 lakh per month. Okay. Overhead cost incurred directly on the construction of the factory 1 lakh per month. This is per month basis, so accordingly we have to find out the total amount. Ongoing overhead cost allocated to the construction project using the company's normal overhead allocation model 50,000 per month. Income received during the temporary use of the factory premises as car park during the construction period 50,000. This we have already seen that this will not be included. Cost of relocating employees to work at the new factory, this is also not included. Cost of opening ceremony, this is also not included. This we have already seen. The factory was completed on 30th November 2000, this which is considered as substantial period as per Ind AS 23. See, as such Ind AS 23 we will deal with later on, but see, Ind AS 23 clearly says that borrowing cost need to be capitalized if it takes substantial period of time. In the previous question we see that 9 months was not considered as substantial period of time, but here it is clearly mentioned to you which is considered as substantial period of time. So if the management thinks it's a substantial period of time and the justifiable points are there, then you need to consider it for the purpose of capitalization as per Ind AS 23. Though you can check the construction started on 1st of May and it gets completed on 30th of November. The period involved is just 7 months. So you can argue, definitely you can argue that only 7 months you are considering as substantial period, but in the previous question you just ignored the period of 9 months, and there you said that period of 12 months is generally considered as substantial period. See, here it is specifically given in the question that 7 months need to be considered as substantial period. Simply that's why I am taking it, otherwise I can simply ignore it. Okay, if this line is not given in the question, but since it is given, I need to consider it a substantial period, and accordingly the interest paid for this period needs to be capitalized. Okay, and production began on this date. So it is completely immaterial when the production began. Basically for us what matters is when the factory gets completed. This is on 30th of November, because on 30th of November we can simply say that it is capable of operating in the manner intended by management. Management may start from 1st Feb or may start after 5 years. That's the decision of the management, but on 30th November it is capable of start the production as intended by the management. So up from 30th November we will recognize it as a building, as a item of property, plant and
equipment. Got it? You have to remember that line is capable of operating in a manner intended by management. Okay. The overall useful life of the factory building was estimated at 40 years from the date of completion. However, it is estimated that roof will need to be replaced 20 years after the date of completion, and that cost of replacing the roof at current prices would be 30% of the total cost of the building. So we have to charge the depreciation on the base of component, and roof is the main component which comprises of 30% of the total cost of building. So this line clearly indicates that you have to charge the depreciation on component based. Okay. Thereafter, at the end of 40 years period, Sun Limited has a legally enforceable obligation to demolish the factory and restore the site to its original condition. The directors estimate that total cost of demolition is 40 years time will be 20 million. This is the estimate of directors, that it will take the cost of dismantling the same will be 20 million after 40 years. So we will take the present value, and the PV factor is given to you 0.046, so 20 million into this. Accordingly, we will compute the present value, and that will be included in the cost. The construction of the factory was partly financed by a loan of this. So accordingly, the information was given to us also that a substantial period of time we have to consider it. So the construction of factory was partly financed by this, taken out on this date. The loan was at an annual rate of this. Sun Limited received investment income of 1 lakh on the temporary investment of the proceeds. See, this is a part of Ind AS 23. Just I am giving you some explanation in respect of this. Basically, we will cover the part in Ind AS 23 itself, but just for completing this question, I am giving you a part of explanation of Ind AS 23. See, the loan was taken on 1st April but our construction started from 1st of May. So for the period of 1st April to 1st May, whatever the interest is paid, this of 1 month, that will be transferred to SOPL. From 1st May to 30th November, the interest paid for this 7 months, these 7 months, that will be capitalized. Point number 1. Point number 2, if you have taken a loan for the purpose of acquisition or construction or production of any asset, of any qualifying asset, the word used in the Ind AS 23 is exactly the qualifying asset. So if any loan is taken for the purpose of construction, for the purpose of acquisition or production of any qualifying asset, and that loan is temporarily invested and you received some income out of it, okay, so that can be adjusted, that is allowed. Okay, but here we have specifically seen that this income received during the temporary use of the factory premises as a car parking, this is not allowed. This is not allowed. If you can recall this point of notes, amount involved in incidental operations like income from use of construction site as parking facility, it will be recognized in P&L. This will not be included in the cost of PP because it was not necessary for PP to be capable of operating in the manner intended by the management. This we have already discussed and I am not going to devote the time on this point. But yes, if you have taken the loan and the part of loan is invested and you received a certain income on that, that can be adjusted. Okay, that is allowed. This is a part of Ind AS 23. This we will see there also. Okay, so now we can start with the question. Compute the carrying cost of the factory in the balance sheet. You should explain your treatment of all the amounts referred to in the part of your answer. So you have to explain why you are taking a particular amount. Okay, so let's start with the you purchase the land for 10 million. Okay, we know that 1 million is 10 lakhs, so 10 million will be 1 crore. Yes or no? So this will be 100 lakh. So accordingly here we are mentioning the amount in 100, so this will be 10,000. Both the purchase of land and the associated legal cost are the direct cost, so this will be considered. The preparation and leveling of land, this will be considered is the direct cost of constructing the factory. Then again we have this 6.08 million purchase of material. This will be considered because it's a direct cost. Okay, then this we have employment cost of construction worker 2 lakh per month. So this will be considered for 7 months because this is a direct cost from 1st of May to 30th of November. Okay, then again we have the
overhead allocation directly on the factory 1 lakh per month for 7 months it will be considered. Okay, from 1st of May to 30th November, it's a direct cost. Thereafter, ongoing overhead cost allocated to the construction cost project using the company's normal overhead allocation model. This is the general overhead which is ignored, not a direct cost of construction. Thereafter, this income received from temporary use of factory premises, this will not be considered. Okay, this is the cost of incidental operation and it will be recognized in P&L. You can write down it's a cost of incidental operation. Okay, thereafter, cost of relocating the employees, it is also not included. Yes or no? Not a direct cost. Then opening ceremony cost is also not included, this one. So up to this point it is clear to you. Now we will consider the interest cost. Yes or no? This one, how this amount has been calculated, let's have a look. Total loan of rupees 17.5 million is taken. This is the loan amount which is taken, and the rate of interest is 6% and the period is 7/12. So if you will compute it, this will be 612.50 rupees in hundreds. Okay, and it will start from 1st of May because the construction started from 1st of May and you have taken the loan for construction purpose. This is clearly given to you. Okay, now thereafter, investment income, temporary investment, this will be deducted. This offset is allowed. Now thereafter, there is a demolition cost which is estimated to be 20 million after 40 years with the PV using the PV factor of 0.046. So this will be considered. This 920 is basically 20 million into 0.046 and this will be computed 920. So this is the total amount that we have to consider. Now in this total amount, see, this is the total cost of factory. This is the total amount of factory, and factory includes both land and building. This includes both land and building, and in the very beginning itself we have seen that in depreciation part that land and building needs to be depreciated separately even when they are acquired together. So we need to depreciate both land and building separately. So in this 19,91250, there is a cost of land of rupees 10,000. This we have included here. So this will not be depreciated because land is not depreciated at all. We know this very well. So accordingly, the total depreciable amount is this, that is 19,912.50 minus 10,000. Okay. Now there is a major component, roof component, which is 30%, and rest is, remainder is 70%. So 30% of this will be considered and the 70%. Now this entire building has the useful life of 40 years, but the roof has the useful life of 20 years only. Yes or no? So accordingly, you can see on this, this is the 30% of this is the roof amount component, and on this for 20 years depreciation will be charged. So divided by 20, and we are charging the depreciation for 4 months only. Why? Because the construction gets completed on 30th November. So we will charge the depreciation for December, January, February and March. For these 4 months depreciation will be charged, because you will start charging the depreciation once the construction gets completed. So, or when you can say that it is available in the manner intended by the management. So now you will charge the depreciation for these 4 months. So that's why this 4/12 has been done. And for this 70% divided by 40, because the useful life is 40 of the remainder of the portion, and again on for 4 months you will charge the depreciation. So this is the depreciation amount. So, and this is the carrying value, this is the depreciation amount. Total depreciation comes out to be this. So now the computation of carrying amount will be this minus this. This will be the carrying amount. Alternatively, you can show that land will be shown at 10,000 and building will be shown at 9912.50 minus 107.38. At this value it will be shown, because as per Ind AS 16 both need to be separately considered. Okay, so very good question. You should revise it at the time of exam, and this may be asked in the exam up to 8 or 10 marks. Again, a very good question from examination point of view. H Limited purchased
an item of PP costing 100 million which has useful life of 10 years. The entity has a contractual decommissioning and site restoration obligation estimating at rupees 5 million. Means there is some cost of dismantling which will be 5 million to be incurred at the end of 10th year. The current market based discount rate is 8%. Okay, so we will compute the present value of the same and it will be included in the cost of PPE. The company follows SLM method of depreciation. H Limited follows the cost model for accounting of PPE. Okay, determine the carrying value of an item of PPE and decommissioning liability at each year end when there is no change in the expected decommissioning expense, expected timing of incurring the decommissioning expense and or discount rate. Means on the basis of this information you have to compute the carrying value of the PPE. So simply you will compute the PV of this 5 million using the discount rate of 8%. Okay, there's a part B also that we will see later on. Determine in case B how H Limited need to account the changes. This we will see. First of all, let's check the first part. So the present value of this 5 million using the PV factor at the rate of 8%, PV factor at the rate of 8%, this will be 2.32 million. Okay, and 100 million is the cost, so 100 plus this 2.32, the total of 102.32 will be recognized as the initial cost. Yes or no? So you can check. And same, the provision is this: H Limited will recognize the present value of decommissioning liability as an addition to the cost of PP and will also recognize a corresponding decommissioning liability. Means this amount you need to incur after 10 years, so obviously this will be recognized as an liability. Okay, you can write it in your simple words that as per Ind AS 16 property, plant and equipment, the cost of PP include this, this and this, and so accordingly the total cost of PPP will be this. You can show it like this. Okay, now the useful life is 10 years, so accordingly depreciation will be charged for 10 years. Every year depreciation will be 10.23. you can check. Okay, sure. So this is the opening amount, this is the depreciation, this is the carrying amount. This will become the opening figure of second year. Again this depreciation will be charged, the closing figure will be this. This will become the opening, depreciation of this will be charged, this will become the closing, and so on. The cycle will go on up to 10 years. Okay, now you have a decommissioning liability of 2.32. See, actually you have to incur 5 million at the end of 10th year, but present value of the same is 2.32. Okay, the discounting factor is 8%. So every year at the rate of 8% interest will be recognized. So in the first year you will compute the interest. This 0.9 is nothing but the 2.32 into 8%. So this comes out to be nearby 0.19. So this is the interest amount that you will recognize, and this will be transferred to SOPL. So entry for the same will be what? Initially it was PP to decommissioning liability that we recognized and added in the cost of PP, and in the first year end again now interest will be charged. So interest debit to decommissioning liability, we will increase the liability. So now the total liability will be 2.50. It will become the opening figure of the second year. Now you will charge the interest on the same at the rate of 8%. So it will become the 2.70. This closing will become the opening figure of next year. On again on this figure you will charge the interest at the rate of 8%, and this process will go on, and you will see that by including the interest of every year this will become the 5 at the end of the 10th year. Okay, and which include this amount of interest and initial liability of 2.32. So this is the way in which it is recognized. Now coming to the next part of this question, and which is the most interesting part. At the end of 4th year, the entity expects the estimated cash flow on account of decommissioning and site restoration to be incurred at the end of useful life of asset will be 8 million in place of 5 million. This is something very nice with me. Now the company assume that the restoration liability, the liability in respect of site restoration will be 8 million, not the 5 million. This is estimated at the end of year 4. So what we will do in this case, now we have to recognize 8 million and the period of 4 years has been expired. Yes or no? So what we left is 6 more years.
6 more years are not left now. So we will compute the present value of the 8 million P factor at the rate of 8% for this remaining of 6 years. Okay, so this will be the 5.04 when you will compute it. Now this is the liability that we need to recognize in the beginning of the 5th year or at the end of the 4th year. But since from the very beginning we were assuming that the cost of restoration will be 5 million only, we have recognized the amount of 3.15 only by the end of 4th year. हम ये मान के चल रहे थे कॉस्ट ऑफ साइट रिस्टोरेशन विल बी 5 मिलियन, सो अकॉर्डिंगली हमारा 4th ईयर एंड तक ओनली 3.15 ही रिकॉग्नाइज हो पाया है. बट नाउ इट हैज बीन रीएस्टिमेटेड दैट वैल्यू विल बी 8 मिलियन, सो वी नीड टू मेक इट 5.04. व्हाई? बिकॉज 8 मिलियन का पीवी फैक्टर 8% 6 ईयर के लिए निकाला, तो दैट इज 5.04. सो इफ यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस in the amount, and this difference is how much? This difference is 1.89, and this 1.89 will be recognized as provision at the end of 4th year or in the beginning of 5th year whatsoever. The change in the decommissioning liability of this shall be added to the cost of asset in the current period, and the related provision will be also be adjusted. Hopefully you are getting my point कि हमने ऐसा क्यों किया, why we have done like this. The reason is very simple, because the company assumed that its liability gets increased from 5 million to 8 million. This has been estimated at the end of 4th year, so accordingly now we estimated the present value of 8 million. Here this comes out to be 5.04, but up to this point we have recognized only 3.15, so the balance of 1.89 we need to recognize in the cost of PPE as well as provision for decommissioning liability. This we have already seen in the provision cost of dismantling, removal and site restoration. Initial, during the period of use. You can check this word during the period of use. Estimates to be recognized in the carrying amount of PPE. This we have already recognized the 5 million amount. Now during the period of use we estimated it to be 8 million, that is more by the amount of 3 million, so this also needs to be adjusted, and we need to make the amount of total amount of 8 million to it. Yes or no? So accordingly answer will be designed. So now you can check that here it was 61.39, so this will get increased by the amount of 1.89. Yes or no? 61.39 will increase by the amount of 1.89, so this will be 63.28. You can check here opening amount of PPE. Again the liability was 3.15, so this gets increased by 1.89 and we compute it to be 5.04. Okay, now again the depreciation will be charged and it will be adjusted in the prospective years. So simply you can divide 63.28 from 6 years, the balance of years, so this will be 10.55. This is the revised depreciation that we will charge every year. This is as per Ind AS 8. Yes, depreciation policy is reviewed and need to be adjusted in prospective years. This is as per Ind AS 8, and accordingly the carrying amounts will be computed. This is the amount, this is the depreciation, this is the balance, this will become the opening figure, then depreciation, this will become the closing, and so on. And now this is the opening decommissioning liability. On this we will charge the interest at the rate of 8%. This will become the closing figure, this will become the opening on this 8%, and this will be like this, so that by the end of the 10th year you will have the total liability of 8 million. So very good question. Watch it at least twice, only then you will be able to clear your concepts. Otherwise you will face some problems in this question, and practice this question at least twice in writing also, because this is most important and expected question from examination point of view. Okay, thank you so much.
नाउ कमिंग टू द डिस्क्लोजर्स पार्ट, तो जो भी अभी तक हमने किया है वो सब कुछ ही डिस्क्लोज करना है। जैसे हर क्लास के लिए, हर क्लास ऑफ असेट के लिए मेजरमेंट बेस क्या रहा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड यूज़ किया, क्या यूजफुल लाइफ है, डेप्रिसिएशन रेट्स क्या लिए, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कितना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिगनिंग में कितना था, एंड में कितना था, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस कितना है, रिकंसिलिएशन कैरी अमाउंट इन द बिगनिंग की और एंड की, एडिशंस अगर कुछ हुए, असेट कोई आपने हेल्ड फॉर सेल की तरह क्लासीफाई किया, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर हुआ, इंक्रीज डिक्रीज रिजल्टिंग फ्रॉम रीवैल्यूएशन, इंपेयरमेंट लॉसेस, रिवर्सल, डेप्रिसिएशन, नेट एक्सचेंज डिफरेंस अगर कोई है, अदर मूवमेंट्स, तो सारी वही चीज़ें मेन। इसके अलावा अगर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए टाइटल ट्रांसफ़र करने में, या कोई पीपी अपने प्लेज किया एज ए सिक्योरिटी, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखें, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ पीपी, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है। एक्सपेंडिचर ऑन अमाउंट ऑफ पीपी इन द कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हुआ वो बताना है। कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज अगर कोई मिला इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, दैट इज इंक्लूडेड इन P&L इफ नॉट डिस्क्लोज सेपरेटली इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, रेलिवेंट है। आइटम स्टेटेड अगर रीवैल्यूड अमाउंट पे है तो कौन सी डेट से हुआ, क्या वो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करवाया, क्या उसकी एजम्पशंस रही, जो फेयर वैल्यूज़ हैं वो आपने डायरेक्टली ली या कोई वैल्यूएशन टेक्निक के यूज़ से ली। अगर हम रीवैल्यू अमाउंट ना लेते तो उसका कैरिंग अमाउंट क्या होता, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, क्या उस पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है या उसका किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ शेयर होल्डर्स को, तो ये सब आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ डिस्क्लोजर इनकरेज किए जाते हैं कि ये भी कर देने चाहिए, अच्छा रहेगा कि अगर कोई टेम्प्रेरी आइडल पीपी आपके पास पड़ा हुआ है, कोई ऐसा पीपी है जो फुली डेप्रिशिएटेड है लेकिन स्टिल इन यूज़ है, कोई ऐसा पीपी जो रिटायर हो चुका है फ्रॉम एक्टिव यूज़ बट उसे आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई नहीं किया, और अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं और फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से बहुत ज़्यादा मटेरियली डिफर कर रही है, तो इस चीज़ को भी डिस्क्लोज कर देना चाहिए। सो दीज आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स in respect of property, plant and equipment as per Ind AS 16.